तो आप सब लोगों ने न्यूज तो सुन ली होगी। हमारे पास अब सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना। सारा सिलेबस कवर्ड है। मैंने मैराथन भी करा रखी है, उस मैराथन भी कुछ रह रही है, वो भी लाइव में कराऊंगा मैं। 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी कुछ रह रही है। कुछ की मैंने करा दी, एक दो की रह रही है, वो भी कराऊंगा। और ये जो आज है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और एक दो डेटा इंटरप्रिटेशन की रह जाएगी, वो भी मैं करा दूंगा। 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है। और उसके बाद हम पीवाईक्यूज, जो मैंने आपको आपसे वादे किया, पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस इज बेसिकली डे 101 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, which is one of the chapters of what UGC and paper 1. Starting with simple questions. Research is best defined as, obviously research की डेफिनेशन में क्या आता है, सिस्टमैटिक रिसर्च, अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर और वेरीफाई नॉलेज। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन इज रिसर्च दैट प्राइमली डील्स विद न्यूमेरिकल। अब जहां पर न्यूमेरिकल आएगा ना, देखो रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, और दो बहुत सारी होती है, पर यहाँ पर दो बाइफिकेशन होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होगी जो जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, क्वालिटेटिव होगी जिसमें फीलिंग्स या फिर इमोशंस या मीनिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा आ गया तो हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वन इज रिसर्च फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, एक्सप्रेशंस एंड सोशल फिनोमेना। तो यहाँ पर क्या है, नंबर्स का मेंशन नहीं है, नंबर्स का मेंशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज qualitative research. Research combining both quantitative and qualitative approach, which is according to me, और जितना मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग रियल लाइफ में यही होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड मेथड। जहां पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों अप्लाइड है, वो उसको कहते हैं मिक्स्ड रिसर्च मेथड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिसर्च अंडरटेकन प्राइमरीली टू सॉल्व प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम। देखो दो चीजें इसमें, उसमें डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। एक है टू सॉल्व अ इमीडिएट प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो उसमें उसका ऑप्शन होता है अप्लाइड रिसर्च, मतलब अप्लाई करना रियल लाइफ प्रॉब्लम। एक होता है, चलो आगे आ रहा है, उसको आगे दिखाता हूं मैं। रिसर्च एम प्योरली एट डिस्कवरी एक्सपेंशन एंड ऑफ थ्योरिटिकल नॉलेज। थ्योरिटिकल नॉलेज जहां आ जाए तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, मतलब अभी कुछ नहीं पता, अभी जानना है हमको। ठीक है, हमें थ्योरी जानना, विदाउट एन इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता तो हम क्या करते, हम करते क्या, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब आगे जो मैं बताने वाला था ना, वो ये है जो मैं पीछे बताने वाला था। द रिसर्च कंडक्टेड बाय अ टीचर और प्रैक्टिशनर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद इन दियर ओन क्लासरूम। देखो जहां मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती नहीं हो सकती, पर एट प्रेजेंट जैसे क्लासरूम में टीचर को कुछ दिखा कि यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो टीचर ने तुरंत एक्शन लिया। तो तुरंत जो होता है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, जहां पर प्रॉब्लम दिखी वहीं पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, तो उसका नाम से ही आप समझ सकते हो एक्शन रिसर्च, मतलब डायरेक्ट एक्शन ले। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट जनरल सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रिसर्च। पर देखो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ते हैं। जब हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि टेंटेटिव स्टेटमेंट, शायद ये इसको इम्पैक्ट कर रहा होगा, शायद ये इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइप की हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस जो हम टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई है ना हमने, उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वेदर जो हमने टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई कि ये इसको इम्पैक्ट कर रहा होगा या फिर ये इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा, वो रिपोर्ट राइटिंग में हम बता देते हैं कि व्हाट्स द एक्चुअल आंसर इज। तो ये होती है रिसर्च प्रोसेस। क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, then data collection, then analysis, and finally report writing. Next is hypothesis in research is best described as, hypothesis मैंने क्या बताया, एक
टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट है, मतलब इट इज येट टू बी टेस्ट, हम टेस्ट करेंगे, हम जानेंगे वेदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है. दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. Testable statement predicting a relationship between variables. ठीक है. Next is a sampling technique in which every member of the population has an equal and known chance of being selected. हर मेंबर का, हर रिस्पोंडेंट का इक्वल चांस है, तो वो होगा, आंख बंद करके उसको आप कर सकते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. आगे आता है a sampling technique in which the population is divided into distinct सब ग्रुप. देखो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन में मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, पर उसको हम अलग अलग स्ट्रेटा में करते हैं. जैसे मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, चिल्ड्रन को अलग कर दिया, तो वो स्ट्रेटा बन जाता है. बिफोर रैंडम सिलेक्शन विद इन ईच, मतलब पहले तो बाइफिकेट कर दिया, उसके बाद हर स्ट्रेटा में, हर ग्रुप में से कुछ कुछ चूज कर लिया, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रेटावाइज सैम्पलिंग. देखो इसको आप, मैं एक लाइन याद बताता हूं आपको, वो उससे आपको फिर स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. देखो स्ट्रेटाफाइड क्या होता है ना, अब मैंने क्या किया, ये मेल का ग्रुप है, ये फीमेल का ग्रुप है, और ये चिल्ड्रन का ग्रुप है, तो ये होमोजीनियस मतलब सेम, विद इन द ग्रुप, विद इन तो होमोजीनियस है, होमो है, पर बिटवीन इन दोनों के बीच में क्या है, बिटवीन क्या है, हिट्रो, क्योंकि ये मेल का है, ये चाइल्ड का है, ये चाइल्ड का है, ये फीमेल का है, तो बिटवीन हिट्रो है, विद इन होमो है. पर क्लस्टर में क्या होता है, अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच नेचुरल अकरिंग ग्रुप क्लस्टर रेदर देन इंडिविजुअल आर रैंडमली सेलेक्टेड. नेचुरल अकरिंग ग्रुप क्या है, इसमें मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है. नेचुरल अकरिंग है ना, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, तो अब ये क्या है, अब देखो ये बिटवीन तो होमो है, क्योंकि इसमें भी मेल फीमेल चिल्ड्रन है, इसमें भी मेल फीमेल चिल्ड्रन है, पर विद इन क्या है, ये हिट्रो है, क्योंकि अगर सिर्फ मेल होते तो हम विद इन को, मतलब सेम सिर्फ मेल है इसलिए हम होमोजीनियस ग्रुप कह रहे हैं, पर यहाँ पर मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है, तो विद इन ये हिट्रो हो गया, और बिटवीन क्या हो गया, होमो. तो इस चीज से आप याद रख सकते हो. अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच नेचुरल अकरिंग ग्रुप, जो नेचुरल अकरिंग ऑब्वियसली बात है, रेदर देन इंडिविजुअल आर रैंडमली सेलेक्टेड इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. तो क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटावाइज सैम्पलिंग, आई होप डिस्टिंक्शन पता लग गया होगा आपको. नेक्स्ट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस. ईज ऑफ एक्सेस मतलब जल्दी से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो कन्वीनियंस, कन्वीनियंट है ना, तो इसीलिए नाम पड़ा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ठीक है. A non-probability sampling technique where the researcher deliberately select participant based on specific character relevant to the study is called. देखो जो रिस्पोंडेंट को डेटा कलेक्ट कर रहा है ना, जो रिसर्चर है, उसके दिमाग में एक पर्पस है, उस पर्पस की वजह से वो डेटा को, अपने रिस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है. A non-probability sampling method particularly used to reach hard to access. देखो hard to access population के केस में क्या होता है ना, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है. मतलब हमें फॉर एग्जांपल अगर ड्रग एडिक्ट कोई है, उसका अगर हमें डेटा चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा, जो ड्रग लेता होगा ऑब्वियसली उसके कुछ कनेक्शन होंगे, जो ड्रग लेते होंगे उनके भी कुछ कनेक्शन होंगे जो ड्रग लेते होंगे. ड्रग का मैंने एक एग्जांपल दिया है. तो हार्ड टू रीच, हमें नहीं पता, अगर हम ड्रग का यूज नहीं करते, हमें नहीं पता कौन कौन लेता है, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या फीलिंग्स होती है, क्यों लेते हैं, पर जो लेता है उनका अलग ग्रुप होगा, उन्होंने भी किसी को देख के ज्वाइन किया होगा, तो हार्ड टू रीच जो रिस्पोंडेंट्स होता है ना, उस केस में हम करते हैं यूज किसका, स्नोबॉल सैम्पलिंग का. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड पर्टिकुलरली यूज टू रीच हार्ड टू एक्सेस पॉपुलेशन वेयर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट रिक्रूट फर्दर पार्टिसिपेंट. जिन जो आपके मतलब कांटेक्ट में आ गए, आप उनसे ही पूछते हो कि हमें और ऐसे रिस्पोंडेंट दो. ठीक है. नेक्स्ट इज अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल. देखो वेरिएबल, यहाँ पर दो वेरिएबल की बात करी गई. एक, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, मीडिएटिंग, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल, वो छोड़ दो. अभी दो वेरिएबल आप याद रखो. एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है,
और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसपे मैनिपुलेटिव वेरिएबल का इम्पैक्ट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वेरिएबल 1, देयर इज वेरिएबल 2, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसको मैनिपुलेट करेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको मैनिपुलेट करते हैं तब इसका इम्पैक्ट किस पे दिखता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सिंस ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट किस पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे वही उसका दूसरा पार्ट आ जाता है। अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किस पे देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। In standard research thesis structure, the section that briefly summarizes the objective method की finding। देखो कोई भी आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो ना, सबसे पहले आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ दो, उसमें क्या 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 मेंशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड क्या है, पर्पस क्या है, डेटा का रिजल्ट कंक्लूजन क्या है, ताकि आप तभी तो आप बता पाओगे ना, या फिर तभी आप जान पाओगे कि क्या ये पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना यूजफुल और बेनिफिशियल है कि नहीं। तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ थीसिस दैट क्रिटिकली सर्वेज एग्जिस्टिंग स्टडीज, जो एग्जिस्टिंग स्टडी का सर्वे करता है रिलेटेड टू द रिसर्च। ऑब्वियसली बात है, एग्जिस्टिंग स्टडी किसमें पढ़ते हैं हम, लिटरेचर रिव्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज रेफरेंसिंग साइटेशन। साइटेशन काफी सारी है, एपी है, एपीए है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। तो यहाँ पर मेनली मोस्ट ऑफ द जर्नल्स, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, स्कोपस इंडेक्स के जो जर्नल हैं, जो भी वो इसको ही प्रेफर करते हैं, एपीए को, एपीए 7 को। ठीक है, आगे है नंबर 21, डीओआई। डीओआई हर एक रिसर्च पेपर का या फिर ऑनलाइन जो भी आर्टिकल होता है उसका डीओआई होता है, मतलब लिंक होता है बेसिकली। इन एकेडमिक रेफरेंस प्राइमरीली सर्व्स टू व्हाट, इनक्रिप्टेड रिसर्च पेपर नहीं, प्रोवाइड अ यूनिक परसिस्टेंट आइडेंटिफाइड टू लोकेट अ डिजिटल पब्लिकेशन। मतलब डिजिटली जहां वो प्रेजेंट है उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास डीओआई लिंक होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टूल इज प्राइमरी यूज फॉर रेफरेंसिंग मैनेजमेंट एंड साइटेशन। देखो रेफरेंसिंग क्या है, आपने कई रिसर्च पेपर में देखा होगा, एक पूरी लाइन लिखी रहती है, फिर बाद में ब्रैकेट में जैसे के सुरेश 2015 ऐसे करके लिखा रहता है, तो ये साइटेशंस है। साइटेशंस कहाँ से मिलती है हमें, जोटेरो और मेंडले से हम साइटेशंस करते हैं। उसमें बेसिकली मेंडले में हम क्या करते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन जिनको हमने साइट करना होता है उनको हम ऐड करते हैं, फिर वर्ड से रेफरेंसिंग जब हम जाते हैं मेंडले रेफरेंसिंग, वो डायरेक्ट हमें वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू डिटेक्ट टेक्सचुअल सिमिलैरिटी प्लेगरिज्म, तो उनको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म डिटेक्शन है, एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे टर्निटिन है, टर्निटिन मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर या थीसिस में टर्निटिन को मतलब एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। प्रेजेंटिंग समवन एल्सेस वर्क, आइडियाज, वर्ड एज वंस ओन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। आपने किसी और के काम को अपना काम दर्शाया और आपने उनको प्रॉपर साइट नहीं किया, प्रॉपर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया तो उसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म। ठीक है, और जो एक रिसर्चर होने के नाते आपको बहुत जरूरी है जानना। As per UGC regulation on academic integrity, similarity plagiarism in a research thesis typically checked using software with a commonly cited permissible similarity threshold and generic of around exactly up to 10%। देखो ऐसा नहीं है कि हम आपका प्लेगरिज्म 0 होगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आप भी तो इंग्लिश के वर्ड ही यूज कर रहे हो ना, अगला रिसर्चर भी इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा है, आपका भी टॉपिक सेम हो सकता है, उसका भी टॉपिक मतलब थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, एरिया सेम हो सकता है, तो इट इज पॉसिबल कि थोड़े बहुत वर्ड सिमिलर हो, तो इसीलिए 10% तक प्लेगरिज्म अलाउड होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड, कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशन एंड 20 दिन हमारे पास पूरी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज खत्म होने वाले हैं, पीवाईक्यू शुरू करेंगे, लाइव मैराथन करेंगे, बिल्कुल आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, साथ में करेंगे, मेरा भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम है, साथ में करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, सी यू लेटर।